नमस्कार बंधुओं। पिछली दफा अपने रचनात्मक सफर के संदर्भ में मैं पटियाला में इधर उधर घूम फिर रहा था और आप लोगों को हम सफर होने के लिए आमंत्रित कर रहा था। 1978 के बाद मैं जालंधर चला आया। आज जालंधर का सफर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जालंधर का सफर जब मैं सोचता हूं, एक लंबा सफर है 2015 तक, यानी मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा जालंधर में बीता, लगभग 37 बरस। इतनी लंबी कहानी शायद इस चर्चा के दौरान सुना पाना तो संभव नहीं, परंतु उसके कुछ एक पहलुओं को मैं अवश्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक खास दृष्टि से इस सफर के दौरान कुछ चीजें ऐसी घटी जिन्हें आपके साथ मिल बांटने का ये जो आज मुझे मौका मिला है, उससे मुझे खुद अपने प्रति बहुत कुछ साफ होने का और अपने सरोकारों को समझने का और अपने भविष्य को तय करने का एक अवसर मिल सकता है। आप सब इसमें साझीदार हो सकेंगे, इसकी मुझे प्रसन्नता है। आज की बातचीत की शुरुआत अपने एक सपने से करना चाहता हूं। सपने किसी शहर का हिस्सा तो नहीं होते, ये मैं जानता हूं, लेकिन किसी सपने का किसी खास जगह पे दिखाई देना, उस जगह से कोई रिश्ता रखता है या नहीं, ये मेरी खोज का विषय अवश्य है। मुझे नहीं लगता कि सपने यूं ही चलते फिरते आ जाते हैं और उन्हें आप कहीं भी देख सकते हैं। बहुत कुछ हमारे अचेतन में घट रहा होता है और उसका संबंध आसपास की घटनाओं के साथ कितना गहरा होता है, उन ताने बानों को, उनके तानों बानों को ठीक से समझ पाना, ठीक से व्याख्यायित कर पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन हम प्रयास करते रह सकते हैं। मैं इस सपने की बाबत खास तौर पर इसलिए आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि यह सपना मुझे तब दिखाई दिया जब मैं अपने जीवन के शायद अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा था। शायद सपने संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, या संभव है वो भविष्य के लिए हमें तैयार करते हो, मैं नहीं जानता। आप इस सपने को सुनेंगे, समझेंगे तो संभव है आप में से कुछ मित्र मुझे इसके उन अव्याख्यायित अर्थों तक पहुंचने में मदद कर सकें जिन्हें मैं बार बार खोजता रहा हूं, और मुझे लगता रहा है कि हर बार उसका एक नया अर्थ मेरे सामने खुल जाता है। सपना कुछ इस तरह था। मैं किसी बहुत ऊंचे पहाड़ी प्रदेश में घूम रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है सपने में, एहसास ये होता है कि वह कोई बॉर्डर का इलाका है, भारत पाक सीमा या भारत चीन सीमा, तिब्बत के आसपास की जगह भी वो हो सकती है। ऐसा कुछ सपने में धुंधला धुंधला है कि उसका संबंध हमारे हिमाचल से आगे का जो क्षेत्र है, वहां पर जो सीमाएं खुलती हैं वो किसी पड़ोसी देश में खुल रही हैं। वहां
घूमते घूमते जब मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं एक मिलिट्री की चौकी है। हमारे फौजी वहां पे तैनात हैं, नीचे शिविर लगा है और पहाड़ की ऊंचाई पर एक खास जगह के ऊपर एक नौजवान सिपाही भारत का वहां पहरा दे रहा है और उसके कंधे के ऊपर कोई बहुत स्वचालित गन या कोई बहुत बड़ा हथियार टंगा हुआ है। मैं वहां कैसे पहुंचता हूं ये भी एक कथा है। मुझे नहीं अंदाजा सपने में कि वहां पर कोई इस तरह की स्थिति होगी। मैं वहां कीमती पत्थर खोज रहा हूं और मैंने एक कंधे के ऊपर एक झोला लटका रखा है जिसमें मैं पहाड़ी प्रदेशों में मौजूद कुछ कीमती पत्थरों को उठाता हूं, उठा उठाकर अपने झोले में डालता चला जा रहा हूं। कीमती इस लिहाज से कि वो बड़े रंग बिरंगे हैं, कुछ पत्थर चमक रहे हैं और अद्भुत है। और मुझे लगता है कि ये प्रदेश तो गजब का है। यहाँ पर इतनी बेशकीमती चीजें पड़ी हैं और लोगों की निगाह नहीं पड़ती। और तभी मेरी निगाह पड़ती है कि वो जो संतरी वहां पर पहरा दे रहा है हमारे बॉर्डर के किसी खास संगीन इलाके के ऊपर, ठीक उसके पैरों के पास एक चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर पड़ा है। मुझे लगता है कि वो तो एकदम से हासिल कर लेने वाली चीज है। मुझे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा हिचकिचाहट भी है, तो मैं थोड़ी इंतजार करता हूँ। तभी कुछ समय के बाद वो संतरी, जैसे उसे कुछ हाजत सी होती है और नीचे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उसकी तरफ लपकता है कुछ पल के लिए। मुझे मौका मिलता है और मैं भाग करके वो पत्थर उठाने के लिए उसके करीब पहुंचता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस पत्थर को उठाने के करीब ही होता हूं, अचानक मुझे प्रतीत होता है कि मेरे आसपास से और ठीक उस जगह जहां वो संतरी खड़ा हुआ था, वहां से कई गोलियां सनसनाती हुई अचानक निकल गई हैं। तब मुझे सपने में ही ये एहसास होता है कि वो संतरी किसी खास वजह से, कोई यानी हाजत की वजह से वहां से नहीं गया है। वो शायद किसी खतरे को भांपता हुआ अचानक भागा है वहां से, और मैं मूर्खतावश उस पत्थर के लालच के अंदर ठीक उस जगह के ऊपर मौजूद हो गया हूं जाकर के, जहां पर एकदम से गोलियां सनसनाती हुई अचानक वहां से निकली हैं। मेरे हाथ से पत्थर गिर जाते हैं, गोलियां मेरे आसपास से निकल जाती हैं और मैं जमीन के ऊपर गिरा हूं। पत्थर मेरे आसपास बिखरे हैं, झोला बिखरा है। मैं सब तरफ रंगीन और बेशकीमती पत्थरों को अपने आसपास बिखरे हुए देखता हूं और मुझे लगता है कि जीवन से ज्यादा बेशकीमती शायद कुछ नहीं है। मुझे जीवन को बचाना है और यहां से भागना है। ये पत्थर तो पता नहीं ये मेरे काम आएंगे या नहीं आएंगे। वो काम तभी आएंगे जब जीवन बचेगा। और ये भाव आते ही मैं वहां से रेंगता हुआ जैसे कहीं से किसी प्रकार से भाग निकलने का प्रयास करता हूं। सपना इतना ही है, फिर मेरी नींद खुल जाती है। इस सपने की खास स्थिति है जब ये सपना देखा गया। स्थिति ये है कि उन दिनों मेरी दोनों आंखें जो हैं उनका ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ था। अचानक मेरी दृष्टि जो है वो क्षीण होती चली गई थी। एक आंख तो लगभग समाप्त हो गई थी। दूसरी आंख के अंदर डॉक्टर बताते हैं कि शायद 40% रोशनी बची थी। बहुत देर से ये मर्ज पकड़ में आया तो दोनों आंखों के एक एक करके ऑपरेशन कर दिए गए थे। तो दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ था और मैं बिस्तर पर लेटा था और लेटते हुए अक्सर ऊँघना या थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करना, ये मेरी प्रक्रिया में शामिल था। तो वहीं पे कहीं उसी दौरान वो आंख लगी और ये सपना आया। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है, मैं क्या देखता हूँ, वो एक स्टडी है मेरी अपनी वहां पर आसपास। तो बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं इधर उधर, बुक शेल्फ के अंदर लगी हैं और मुझे वो दिखाई दे रही हैं किताबें। और मैंने बरसों की मेहनत से पता नहीं कितनी किताबें, यानी इतनी किताबें थीं कि जब मैं वो किताबें वहाँ जालंधर से निकला और तो मैंने देखा कि लगभग एक यूनिवर्सिटी वाले आ गए थे उन किताबों को लेने के लिए। तो एक पूरी ट्रॉली लद गई थी और फिर भी बची हुई थी और बहुत सारे मित्र बाकी बटोर करके ले गए थे। तो सैकड़ों की तादाद में होंगी, हजारों में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पत्रिकाओं के तो ढेर थे। पत्रिकाएं तो हजारों की तादाद में, इतना कुछ वहां पे, और मैं पढ़ने की इतनी लालसा मेरे अंदर। तो उनके ऊपर मेरी निगाह जाती है और मैं अचानक
चौंकता हूँ और मुझे लगता है कि शायद सपना मुझे ये बता रहा है कि तू मूर्ख है। इन किताबों के अंदर तू बेशकीमती रत्नों को तलाश रहा है कि शायद विचार कितने बेशकीमती होते हैं। सबसे ज्यादा कीमती चीज तो जीवन है, इसको बचा ले अगर बचाना है तो। असल चीज ये है, मुझे उस वक्त ये अर्थ समझ में आया था। मैं नहीं जानता कि वो अर्थ सही था या नहीं था। वो मुझे मेरी उस वक्त जो गहरी उदासी का भाव मेरे मन के ऊपर छा गया था और मुझे लग रहा था कि मैं जिस तरह के काम करने के लिए अपने मन में इतना गहरा जुनून देखता था, वो कार्य करने के अब मैं लायक नहीं रह गया था। तो इस वजह से एक उदासी का भाव भी मेरे भीतर पनप रहा था। तो वो उदासी इस सपने के आने के बाद एक वैराग्य में बदलती है जैसे। और मैं ये पाता हूं कि ये जो जीवन को बचाने का संघर्ष है, ये बहुत कीमती संघर्ष है, लेकिन इसका संबंध कहीं बॉर्डर एरियाज के साथ भी है। तो ये सपने के भीतर से मुझे प्रतीत हुआ और तब मैंने अचानक बहुत कुछ सोचना विचारना शुरू किया और एक नई दिशा खुली। नई दिशा ये खुली कि इससे पहले जब मैं थोड़ा ठीक हो गया तब मैंने महसूस किया कि उससे पहले मैं लिखता बहुत था। रोज बिला नागा ये मेरी आदत में शुमार था कि चाहे 1 पेज लिखो, चाहे अगर लय बन जाए तो 8-10 पेज तक चले जाओ, लिखना जरूर है और खूब पढ़ना और जितना संभव हो सके लिखना। तो ये मेरी मतलब दिनचर्या के अंदर जितना समय मुझे मिलता था मैं एक कॉलेज के अंदर पढ़ाता था, तो जितना समय मुझे मिल जाता था उसके अंदर मैं प्रयास करता था कि मेरी ये रूटीन निरंतर बनी रहे। और जिस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी और घर के अंदर सपना आया था। वहां तो स्टडी बीच में ही थी, लेकिन बाद में फिर जब मैंने स्टडी अपनी बनाई एक दूसरे घर में जाकर के, तो वहां पे मेरा ज्यादा समय कटता था। तो उसे मेरी पत्नी मजाक में आनंद भवन कहती थी कि इस वक्त वो आनंद भवन, कोई आता था मिलने के लिए कहते वो आनंद भवन के अंदर है। तो उससे जो अनुराग था, तो उससे आप समझ ही सकते हैं कि वो मेरी दिनचर्या किस तरह से मुझ पर हावी थी। लेकिन इस सपने के बाद मैं थोड़ा मुड़ा। फिर मुझे लगा कि लिखना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चीजों को समझना है। उसके बाद चीजों को समझने की दिशा के अंदर मैं अचानक मुड़ा, और जब समझने की तरफ मुड़ा तो शब्दों के साथ लगाव भी थोड़ा क्षीण हुआ। और ये भी हुआ कि उस दौरान के अंदर मुझे पेंटिंग्स का शौक हुआ, लिखना भी। और जब कभी लगता था कि शब्द बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और मैं यानी सचेत रूप में शब्दों के पार जाने का प्रयास करता था। और कुछ कभी कभार जब समय लगे तो पेंटिंग्स की तरफ रुख कर लेता था, क्योंकि वहां सोचना नहीं पड़ता। तब एक आपके पास विचार बिंब होता है और आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ई पेंटिंग्स की तरफ मैं गया सीधा। वो रंगों के और वो कैनवास वाली बात नहीं, वो हालांकि मैंने प्रयास किया था किसी जमाने में, यानी सन 80 से 83 के बीच, जब मैं अमृतसर में एक कॉलेज के अंदर था, डीएवी कॉलेज जालंधर छोड़ने के बाद। तो उस समय मेरे एक मित्र थे, कलाकार मित्र के राज, उनकी पेंटिंग्स आज भी ललित कला अकादमी के अंदर है। तो बहुत अच्छे चित्रकार। तो उन्होंने मुझे चित्रकला की ओर खींचा था, और मुझे वो कुछ ना कुछ वो हैंडमेड पेपर होता था वो पकड़ा देते। जब भी उनको मिलने जाना, उनके कमरे में बैठना, वो हैंडमेड पेपर पकड़ा देना। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ करो। मैं कुछ ना कुछ कर देता था। फिर मुझे कहते थे कि अच्छा ये तो तुम्हारे अंदर कुछ है तो सही, ये जो तुमने रेखा लगाई है, ये जो तुमने किया, ये अच्छा लग रहा है, इसके भीतर कुछ है, लेकिन यहाँ पे तुमने थोड़ा मड्डी कर दिया, इसको थोड़ा ठीक ठाक करो। मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे ही उनके स्ट्रे कमेंट्स से समझ में आनी शुरू हुई कि पेंटिंग का असल में मतलब क्या होता है। तो खैर, लेकिन वो अभ्यास छूट चुका था। और ये मैंने देखा कि ये सपना मेरे जीवन के अंदर जैसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया है। इससे पहले का मेरा जो पूरा का पूरा जीवन है, उसका संबंध यानी मेरे दृश्य जगत के साथ है, मेरी कर्मशीलता के साथ है। इसलिए मैं जालंधर को अपनी कर्म भूमि भी कहता हूं कि मैं वहां पे बहुत सक्रिय हुआ। जालंधर के दिनों के अंदर बहुत सक्रिय हुआ, लेकिन वहीं जालंधर के दिनों में भी सबसे गहरे वैराग्य के क्षण भी आए, क्योंकि मैं एक ऐसी स्थिति में चला गया, एक तरह की अर्ध अपंगता की स्थिति में, कि उसने एक वैराग्य भी जगाया और मेरे यानी रचनाशीलता को नई दिशाएं और नए मोड़ भी दिए। तो जो बात मैं आपसे यहां साझा करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सपना जालंधर में ही मैंने क्यों देखा होगा। संभवतः इसलिए
क्योंकि ये जो बॉर्डर एरियाज दिखाए जा रहे हैं उनकी ओर अचानक मेरी निगाह गई। मैं एक ऐसी जगह पे था, जालंधर। आप सब जानते हैं कि विभाजन से पहले जितना ये इधर का, दिल्ली से इधर का पूरा क्षेत्र है, तब हरियाणा तो होता नहीं था, हिमाचल भी नहीं होता था। तो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, और पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के साथ मिला हुआ था। बहुत बड़ा भूभाग आप कह सकते हैं, भारत का एक बड़ा हिस्सा। ये जो सारा का सारा हिस्सा है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी लाहौर कहलाती थी। और जितने बड़े लेखक थे, अगर आपको याद होगा, उनमें से अधिकांश लोगों का संबंध लाहौर से, बड़े बड़े शायर, इकबाल जैसे लोग, और बड़ी बुलंदी के लोग, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही विभाजन होता है, तो विभाजन के बाद जो कुछ वहां लाहौर में था और जो लोग उजड़ करके आए थे, उन्होंने जालंधर को अपनी एक तरह की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया। यहाँ पे रहे, अश्क यहाँ पे हैं, या आप देखिए उनके उपन्यासों में भी, तो अश्क के उपन्यासों में आपको जालंधर मिलेगा। यशपाल का झूठा सच आप देखिए, जो विभाजन से पहले का भारत वो दिखा रहे हैं, वो लाहौर का है। और जैसे ही वो भारत विभाजन के बाद की घटनाएं घटती हैं, वो सारा वहां पे जालंधर शुरू हो जाता है। और जालंधर की वो सड़कें, हिंदी मिलाप के आसपास का क्षेत्र, वो तमाम चीजें वहां से होकर के हम रोज गुजरते थे, और नजर आता था कि यहाँ अश्क जैसे, यशपाल जैसे लोग सक्रिय रहे होंगे, और एक बड़ी भूमि। तो ये जो वहाँ रहने का मतलब था, एक ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में जाना जहाँ हिंदी और उर्दू के अंदर कोई विभाजन नहीं है। और जितने बड़े ये लेखक थे, ये उर्दू हिंदी दोनों के अंदर लिख रहे थे। ये बड़ी बात थी। ऐसा कोई विभाजन नहीं था कि हिंदी का लेखक उर्दू, हालांकि ये चल पड़ा था कि इनको विभाजित कर दिया जाए, लेकिन वो दोनों भाषाओं में लिख रहे थे। कृष्णचंद्र जैसे लोग, अश्क जैसे लोग, दोनों भाषाओं में अभी तक लिख रहे थे निरंतर। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के अंदर मैं जालंधर के माध्यम से बहुत कुछ जानना, समझना। और ऐसा समझिए कि जब मैं जालंधर गया भी हूं, और डीएवी कॉलेज जालंधर के अंदर मैं अध्यापक बन के गया, तब एक तरह का रोमानी भाव भी था ज्ञान को लेकर के, कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां के हिंदी विभाग में कभी मोहन राकेश के पैर पड़े थे, या गणपति चंद्रगुप्त जैसे लोगों ने वहां पे बैठ के काम किया था, या और भी बड़े नाम, बहुत सारे लोग जो जालंधर से वाबस्तगी रखते हैं, जो हिंदी के बड़े हस्ताक्षर हैं, उनका संबंध इस कॉलेज से भी रहा है। तो मैं वहां जब गया हूं, तब एक बड़ा इस तरह का भाव मन के अंदर था कि मैं एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा हो रहा हूं जहां पर बहुत सारे लेखकों ने अपनी रचनात्मक प्रतिफलन को देखा है। तो वो एक तरह का प्रेरणास्पद बात तो थी ही, खैर। लेकिन वहां पे रहते हुए जो बात, मैं जिस समय के अंदर मैं गया हूं, यानी 78 के बाद से लेकर के खास तौर पर जो 85 तक का समय है, वो समय बहुत ज्यादा उथल पुथल का समय है। और वो समय ऐसा है जब पंजाब जो है उसके अंदर एक आग सुलग रही थी, आतंकवाद का दौर आरंभ हो गया था। उस सब से आप परिचित हैं, और मैंने जानबूझ करके ये जो सपना आपको सुनाया, उसके अंदर जब मैं बॉर्डर एरियाज की बात करता हूं, तो अचानक मुझे ध्यान में आता है कि ये जो भारत के बड़े बड़े संकट हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनका संबंध बॉर्डर एरियाज से आज तक है। और ये जो हमारा भारत का विभाजन हुआ है, वो उसके पीछे कहीं बहुत गहरे कारणों की तरह वहां पर मौजूद है। और जब मैं सपने की बात कर रहा हूं, तो और दूसरे बहुत सारे सपनों को याद कर सकता हूं, जिनमें मैं अक्सर अपने आप को लाहौर में देखता था। तो लाहौर ऐसा लगता था जैसे सपनों की दुनिया। मेरा कोई लाहौर से कोई तब तो अंदाजा होता था शायद पूर्व जन्म का रिश्ता है, लेकिन ऐसा कुछ मैं पूर्व जन्म को उस तरह से सचेत रूप में ना जान सकता हूं, ना देख सकता हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बार बार ये लगता था कि जालंधर और लाहौर के बीच जो गहरा रिश्ता है, और मैं एक लेखक के रूप में उस शहर के साथ वाबस्तगी रखता हूं, तो शायद इसी वजह से लाहौर के सपने बार बार आते हैं। बल्कि वो जो लाहौर से के सपनों से संबंधित मेरी जो एक ऐसा कह लें कि एक रोमानी भाव मेरे मन में सदा रहा है, उसे लेकर के मैं कहानी अक्सर उन दिनों भी लिखना चाहता था, लेकिन तब तो लिख नहीं पाया। हाल ही के अंदर एक कहानी मैंने लिखी इसी बात को लेकर के, कि एक पात्र है जो लाहौर के सपने देखता है, और वो कहानी अगर आपने देखी होगी तो हाल ही के अंदर हंस के अंदर प्रकाशित हुई है, बाघा बॉर्डर नाम से। तो वो
उस तरह की बातों से होकर के गुजरना अपने आप में एक अर्थपूर्ण था। लेकिन बॉर्डर एरिया का खास तरह का अर्थ जो जालंधर की मार्फत मुझे समझ में आता वो ये है कि जैसे ही आतंकवाद का दौर थोड़ा ढीला पड़ता है, हमारे कई कई मित्र हैं वहां पर, तो वो उस तरह की सभाएं करने लगते हैं। मैं अगर याद कर पाऊं, उनके अंदर सतनाम मानक हैं, तरसेम गुजराल हैं और तमाम लोग, तो इस तरह की सभाएं होने लगती हैं कि क्या हम कोई इस तरह का सौहार्द वाला वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पर उधर के पंजाब और इधर के पंजाब के लोगों के बीच एक आपसदारी बने। आपसदारी तो है ही, लेकिन उसको एक अभिव्यक्ति देने वाला एक माहौल बने, क्योंकि दूरियां बहुत हो गई हैं। हम उसको एक दुश्मन देश की तरह देखने समझने लगे हैं, जबकि संस्कृति के धरातल पर हम एक हैं। विभाजन के बावजूद पंजाब सांस्कृतिक रूप में कभी विभाजित नहीं होता है। तो कई इस तरह की सभाओं के अंदर इस तरह के प्रस्ताव भी पास हुए कि हम बाघा बॉर्डर जाते हैं और वहां पर जाकर के मोमबत्तियां जलाते हैं। शायद आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि इस तरह के प्रयास बार बार हुए और लगभग हर वर्ष जो है इसे एक औपचारिकता के रूप में निभाया भी जाने लगा। उसके बाद इधर के लोग चले जाते हैं, उधर के लोग आ जाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं और वो सब। तो ये जो बॉर्डर एरियाज के साथ संबंध है, इसने मुझे इस पूरे क्षेत्र के इतिहास की खोज करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। मुझे लगा कि ये जो मणिरत्न जो मेरे हाथ से बिछल करके गिर गए थे, जो मेरे हाथ नहीं लगे और जो जीवन पर आए संकट की वजह से मेरे हाथ नहीं लगे हैं, वो शायद उस पूरे इतिहास के भीतर छिपे हैं। तो पंजाब क्या है, ये दिल्ली से इधर के पूरे क्षेत्र की आत्मा कहाँ निवास करती है, उसका इतिहास क्या है, इन बातों को जानने की ओर मेरे मन में गहरी जिज्ञासाएं पैदा हुई। और वो जिज्ञासाएं मुझे कहाँ ले गई। अगर जिन लोगों ने मेरा पटियाला वाला व्याख्यान सुना है, उन्हें अंदाजा होगा कि मेरी ध्यान और योग पद्धतियों में इनमें खासी दिलचस्पी बहुत पहले से पैदा हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने इधर के क्षेत्रों को खोजना शुरू किया और इसके इतिहास को और खासतौर पे सांस्कृतिक इतिहास को खंगालना आरंभ किया, तो मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि ये पूरा क्षेत्र ऐसा रहा होगा। मैं अनुमान लगाने की ओर चला गया जहां पर ध्यानस्थ लोग रहे होंगे और पूरी की पूरी परिपाटियां रही होंगी, और वो एक गहरे के अंदर धार्मिक लोग शायद इधर के लोग उतने नहीं थे जितना मैं देखता हूं कि हिंदी पट्टी है हमारी या मध्य भारत के लोग हैं, वहां धर्म बहुत सिर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। यहाँ के लोगों के अंदर जीवन को जीना और जीवन को समझने की बातें जो हैं वो संभवतः केंद्र में है। तो एक सिंधु घाटी की जो खुदाइयां हुई, उन खुदाइयों के भीतर एक दिलचस्प चीज मेरे हाथ लगी। वो दिलचस्प चीज ये थी कि कंकाल मिला, और वो कंकाल जब मिला तो लोग ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि वो कंकाल अभी भी समाधि की स्थिति में था। वो समाधिस्थ था, बैठा हुआ था और हड्डियां नजर आ रही हैं केवल, और वो हड्डियां जो है वो समाधि में है। ये एक अद्भुत बात, मैं आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद सिंधु घाटी की सभ्यता में उस तरह के धर्म तो दिखाई नहीं देते होंगे। हालांकि कुछ सिक्कों के ऊपर शिव का पशुपति के रूप में कुछ इस तरह की चीजें अंकित मिली हैं, जिससे पता चलता है कि शायद पशुपति की बात उस दौर के अंदर रही होगी। लेकिन जब ये इस पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं समझ गया कि ये हम जितना पूरा का पूरा क्षेत्र है, भूखंड है, इसके अंदर ध्यान और योग कहीं केंद्र में है। और ध्यान और योग इतना अधिक केंद्र में है कि इधर से पूरी की पूरी पद्धतियां और पूरी चीजें चलती हैं, और चलते हुए बल्कि भक्ति के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। जैसे गोरख के बारे में कहा जाता है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो निरंतर योग जगाने वाले लोग पैदा होते हैं, इस तरह की बातें। और फिर एक पूरी परिपाटियां, यानी बौद्ध दर्शन के अंदर अगर आप जानते होंगे जो उनकी महासंगीतिकाएं हुई हैं, उनमें से एक तो जालंधर के अंदर ही हुई थी। तो लोग इकट्ठे होते हैं, वो जिसे आप दूसरी परंपरा कहते हैं संस्कृति की, उस दूसरी परंपरा के बहुत से केंद्र इस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं रहे होंगे। तो मैं लोगों के चित्त की उस बुनावट को समझना चाह रहा था जो आज के दौर के बॉर्डर्स के पार हमें ले जाती है, और कहीं ना कहीं हमें भारत की एक अखंड छवि बनाने की ओर भी ले जाती है। लेकिन मैं बातों को पूरा समझ नहीं पा रहा था, परंतु क्योंकि मैंने वो आतंकवाद का दौर देखा
और ये भी देखा कि उधर के जो पाकिस्तान के और इधर के लोगों के बीच जिस तरह के रिश्ते बने, उनमें थोड़ा एक अलगाव की बातें भी, उनको भी हमने झेला और उसको भी उसके भी पार निकलने की कोशिश करते रहे। और ये देखते रहे कि जो लोग अलगाव की तरफ जाते हैं उसके पीछे धर्म का संस्थाबद्ध रूप होता है। ये बात समझ में आई। धर्म का जो संस्थाबद्ध रूप है वो कहीं ना कहीं इस अलगाव के पीछे है। और ये जो ध्यान जैसी चीजें हैं, जो लोक के अंदर प्रचलित जो हमारी मान्यताएं हैं और जो हमारी सोच है, वे हमें इकट्ठा करने की तरफ ले जाती हैं। यहां तक कि हमारी अपनी कथाएं हमें इकट्ठा करने की ओर ले जाती हैं। जैसे एक चीज की तरफ मेरा बहुत ध्यान गया, उसको मैं खास तौर पे आपसे कहना चाहता हूं। मेरा ध्यान राम कथा की ओर गया। और राम कथा की तरफ हालांकि गया तो थोड़ा बाद में, लेकिन उसके पीछे पृष्ठभूमि वही पंजाब के उस आतंकवाद के हालात की है और उसके भी कुछ अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा। वो उसी के भीतर से निकलते हुए मैं राम कथा की ओर आया और बाद में मैंने एक किताब भी लिखी, राम कथा एक पुनर्पाठ। बात क्या समझ में आई? समझ में ये आई कि राम जो हैं अयोध्या से लेकर दक्षिण तक, ये राम का पूरा क्षेत्र है। अयोध्या से चलते हैं, वनवासी होते हैं, मध्य भारत की ओर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाकर के अंततः वो सीता माता को लेकर के आते हैं। तो दक्षिण से लेकर के यानी मध्य भारत से लेकर के दक्षिण तक का क्षेत्र है। लेकिन पूरा का पूरा उत्तर से दक्षिण तक का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल कब बनता है? उसके लिए लव और कुश आते हैं। जैसे ही लव और कुश केंद्र में आते हैं इस कथा के, तब हम देखते हैं कि लव और कुश किधर जाते हैं, वो इधर उत्तर पश्चिम की ओर, यानी किधर जाते हैं, जैसे आज का हम पाकिस्तान कहते हैं। उसके जो दो बड़े नाम जिसका मैंने पहले जिक्र किया, आपको लाहौर का जिक्र किया। लाहौर किसने बसाया? लाहौर को बसाने वाला था, बनाने वाला, निर्माता लव था। उससे थोड़ा आगे चले जाएं, कसूर बहुत बड़ा नगर है पाकिस्तान के अंदर चला गया वो अब हमारा, तो कसूर जो है वो कुश का बसाया हुआ है। तो अब ये जो इतने बड़े नगर स्थापित किए इस राम कथा के अंदर, और जिसे आप पश्चिमोत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक की पूरा अक्षांश कह सकते हैं, सांस्कृतिक अक्षांश, वो तो राम कथा के अंदर पड़ा हुआ है। और वो बात मुझे बाद में समझ में आई कि पूरे भारत का सांस्कृतिक नक्शा कैसे बनता है, उस बात को समझने में मुझे लोहिया ने मदद की। तो लोहिया कहते हैं कि अगर आप महाभारत को उठा लें तो भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच क्या रिश्ते हैं वो अचानक समझ में आने शुरू हो जाते हैं। पांडवों के पूर्वी क्षेत्रों के साथ संबंध, हिडिंबा जैसी महिला के साथ जो संबंध है, अब वो पूर्वी क्षेत्र पूरा का पूरा चला आ रहा है, पूर्व चला आ रहा है उसके अंदर। तो पूर्व और पश्चिम के बीच जो रिश्ता है वो महाभारत के अंदर स्थापित होता है, उत्तर और दक्षिण के बीच। तो ये भारत का पूरा भूगोल है। दो महाकाव्य कहे जाते हैं कि ये दो महाकाव्य, आप इनको पढ़ लीजिए, भारत समझ में आ जाएगा, भारत का स्वरूप समझ में आ जाएगा। उसको समझने के लिए हमें इन क्षेत्रों को समझने की जरूरत है कि इन क्षेत्रों में हुआ क्या है। तो ये जो क्षेत्र था, तो उसके अंदर मुझे समझ में आया कि राम कथा तो कुछ और है। राम कथा कोई भक्ति भाव नहीं जगा रही है, राम कथा कोई हमें धर्मांध नहीं बना रही है, वो कोई धर्म की स्थापना नहीं कर रही है, वो भारत को एक सांस्कृतिक अक्षांश दे रही है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का, और ये इधर तक फैला हुआ है। तो राम कथा की एक पुनर्व्याख्या करने की बात मेरे सामने आई कि इसको पुनर्व्याख्या करके समझा जाए, देखा जाए कि राम क्या है। क्योंकि राम का जो अवतारी रूप है वो तो 8वीं शताब्दी के बाद हमें दिखाई देता है, लेकिन राम का थोड़ा महिमा मंडन जो है उससे पहले थोड़े कालों के अंदर जब मूर्ति पूजा आरंभ हुई भारत में, मूर्ति पूजा भी बहुत बाद में शुरू हुई, पहली सदी के आसपास तो मूर्तियां बननी आरंभ हुई थी, उससे बहुत बाद में फिर मूर्तियां हुई, फिर उनका दैवीकरण हुआ, वो बहुत बाद के समयों की उपज है। फिर राम और कृष्ण की मूर्तियां, उसके अंदर बुद्ध की मूर्तियां तो सबसे ज्यादा बनी थी उस काल के अंदर, लेकिन वो बुद्ध का काल थोड़ा पीछे चला जाता है। तो ये जो मूर्तियां बनना और उसकी पूजा करना, ये एक है। अवतारवाद और पीछे बाद में 8वीं शताब्दी यानी भागवत जैसे पुराण या दूसरे पुराण जो हैं वो खड़ा करते हैं। वो तब होता है जब ये कहा जाता है कि ये जो ईश्वरीय महिमा से युक्त पुरुष दिखाई देते हैं, इनकी आप भक्ति करें तो वो आपको साक्षात दर्शन देंगे। ये अवतार है, अवतारवाद है।
अवतारवाद का मतलब है कि भक्ति करने से वो ज्यों के त्यों आपके सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तब उसको अवतार कहेंगे, क्योंकि वो लौट के आया, फिर उसका अवतरण हुआ। लेकिन अगर आप कहें कि ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होता है, वो तो सबके अंदर होता है। वो तो फिर योग पद्धतियां, शैव पद्धतियां और दूसरी तमाम पद्धतियां तो कहते हैं कि हरि का निवास तो जन जन के अंदर है। और ये तो भारत की मूल विचारधारा ही थी कि राम का निवास किसमें नहीं है, तो सब में है, पूरी कायनात के अंदर है, तो वो तो घट घट के वासी हैं। लेकिन उसका अवतारवादी रूप जो है वो बहुत बाद के समयों की उपज है। तो मुझे लगा कि राम कथा का भी जैसे उसको भी एक रचनात्मक रूप में हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि हम अपने सांस्कृतिक व्यक्तित्व को समझने और खोलने में उसकी सहायता ले सकें। खैर, ये बातें बहुत बाद में मुझे समझ में आई। लेकिन जालंधर ने जो मुझे दिया, खास तौर पर 80 से लेकर के 85 तक के समय में, वो था एक तरह से सक्रिय होने की बात, जिसे मैं अपनी कर्म भूमि कह रहा हूं। वो आतंकवाद का भी काल है और मेरे अपने जीवन का भी, यानी 78 से 80 तक मैं डीएवी जालंधर में रहा, उसके बाद सरकारी नौकरी में चला गया, फिर सरकारी कॉलेजों के अंदर, राजकीय महाविद्यालयों के अंदर जगह जगह, पहले अमृतसर गया, फिर सठियाला आया, उसके बाद ज्यादा समय मैंने होशियारपुर में बिताया। तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर मेरा आना जाना हुआ। 1981 में विवाह हुआ। तो वो सब चीजें मेरे जीवन में साथ साथ घटित हो रही थी। और लेकिन ये जब आतंकवाद के दिन चले तो हुआ क्या कि बहुत सारे जीवन पर आए हुए संकट के क्षण भी मैंने एकदम अपने सामने स्पष्ट अनुभव किए। एक अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं से हम लोग आ रहे थे, देर हो गई, अंधेरा घिर गया था। उस दौर के अंदर तो 7-8 बजे के बाद तो सड़कें एकदम वीरान सुनसान हो जाती थी। तो अगर आदमी 9-10 बजे निकल रहा है तो मौत को दावत देने वाली बात थी, क्या पता कब दुर्घटना घट जाए। तो हम लोग, थोड़ा देर हो गई कहीं से निकलते हुए, हम लोग लौट के आ रहे थे। पत्नी ने मुझे कहा कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए हमें आज तो मैंने हंस करके कहा कि कोई बात नहीं, हम दोनों इकट्ठे हैं, अगर इकट्ठे मरेंगे तो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, फिर चलेगा। लेकिन हम में से दोनों में से कोई एक विदा हो जाता है तब सोचने की बात है। तो खैर, ये बात तो मजाक के अंदर टाल दी गई। लेकिन एक और घटना घटी बाद में, कुछ देर के बाद। वो घटना घटी थी जब मैं सटियाला कॉलेज से विदा हो रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1985 की घटना है ये। तो विदाईगी समारोह के बाद जब मैं लौटा, बस के अंदर बैठा हुआ था, वो जगह भी जहां मैं पढ़ाता था, सटियाला, उसके बहुत करीब एक जगह थी बाबा बकाला। उसको आतंकवाद का केंद्र ही लगभग समझा जाता था। बहुत सारे आतंकवादी दीक्षित होते थे वहां पर, और दीक्षित होकर के फिर वो जगह जगह, तो वो क्षेत्र बहुत असुरक्षित था और बस वहीं से होकर के गुजरती थी। सटियाला से बाबा बकाला से होते हुए ही मुझे जालंधर आना पड़ता था, और लोग वहां रोज गुजरते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कभी मेरे सामने कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। हालांकि बहुत सी घटनाएं हमने तब सुनी थी कि बसों को रोक लिया गया, रोक करके हिंदुओं को उतारा गया और गोलियों से भून दिया गया। ये इस तरह की 10-12 घटनाएं आगे पीछे अखबारों के अंदर लगातार उस पूरे दौर के अंदर हमने बार बार सुनी है। तो लेकिन वो सुनी ही थी, देखी नहीं थी। लेकिन उस तरह की एक घटना से अचानक 1985 में मेरा सामना हो गया, और मैं जालंधर लौट रहा था वहां से, अपने कॉलेज से, और आतंकवादियों का एक ग्रुप आया, बस रोकी गई उसी तरह से। 2 लोग आगे से चढ़े, 2 लोग पीछे से चढ़े, गन्स उनके पास थी, मुंह के ऊपर पीले पटके बांधे हुए थे, और कहने लगे कि जितने कोने मोने उतरो। ये कोने मोने शब्द ये पंजाबी के अंदर चलता है। कोने मोने का मतलब है जिसने अपने बाल कटा रखे हैं। वहां पर ये हिंदुओं के लिए एक अपमानजनक जो संबोधन था, वो इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल वो लोग करते थे, जिनको, क्योंकि जब नफरत बढ़ जाती है, चाहे आपके अपने भाई हों, हालांकि जिन्हें हम सिख कहते हैं, वो सारे हिंदू परिवारों का जो बड़ा बेटा था उसको सिख बनाया जाता था। तो कोई फर्क ही नहीं था हिंदू और सिख के अंदर। तो सिख एक अलहदा कौम के रूप में किस तरह से गठित हुए, कैसे हुए, वो भी एक पूरा का पूरा इतिहास है। उस इतिहास में मैं आपको नहीं लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि बात तो मेरे अपने जीवन के अनुभवों की हो रही है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात को उन अनुभवों तक रखूं।
तो जैसे ही वो लोग चढ़े, उन्होंने वही कहा कि जितने हिंदू हैं वो सारे उठें अपनी अपनी सीट से और बाहर चले जाएं। तो मैंने देखा कि कोई लोग रोने लग गए, कई औरतों की रुलाई फूट गई, काफी चीख पुकार होने लगा। तो कुछ लोगों को उन्होंने अपने आप तो कोई भी नहीं उतर रहा था, मैं भी अपनी सीट में जमा रहा उसी तरह से, तो आ करके पकड़ पकड़ के घसीट करके वो नीचे को लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि आगे होने वाला क्या है, इसका तो अंदाजा सबको हो ही गया था। तो सबने ऐसा किया, तो तभी एक ने मेरे कंधे के ऊपर अपनी बंदूक का कुंदा मारा और कहा, ओए तू उठता क्यों नहीं है तू, चल चल उठ। तो वो ये कर ही रहा था और मैं अपनी सीट पे जमा ही हुआ था। मैंने कहा घसीट के ले जाएंगे तो ले जाएंगे, लेकिन बैठते हैं, अभी देखते हैं। दो घड़ियां ही सही, 2 क्षण ही सही जीवन के, जितने जितने मिले उतने ही काफी। बाकी मैंने तय कर लिया था कि अगर मरना ही है तो देखा जाएगा, अब जो जैसे भी होगा। मुझे इसका मैं सोच ही नहीं रहा था, दरअसल मैं मृत्यु के बारे में सोच ही नहीं रहा था उस समय। खैर, तो लेकिन जैसे ही ये हुआ और वो मुझे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करने लगा, तो एक दूसरा कोई आतंकवादी आया उसके पास, उसके कान में उसने कुछ कहा, लेकिन वो कान में इतनी धीमे से कहा गया था, वो मेरे कानों में तो पड़ गया, मुझे समझ में आ गया कि क्या कह रहा है। तो और जब उसने वो बात कही उसको, उसके बाद उसने मुझे उठाना छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो कहा, उस व्यक्ति ने जो कहा था, फिर उसने जो कहा, वो वाक्य मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। उस आतंकवादी ने कहा कि यार रहने दे, ये गुरुजी हैं। अब वो, और दूसरे ने कहा कि अच्छा अगर इसको छोड़ना है तो फिर बाकियों को भी छोड़ देते हैं। और ये कह करके वो सबको छोड़ करके निकल गए। अब हुआ क्या था, तो वो बात मुझे बाद में समझ में आई। हमारे एक छात्रों के अंदर था एक लड़का जो इस तरह के कार्यों के अंदर संलिप्त हो गया था। तो वो चंदा वगैरह भी हमसे लेने आता था, मेरे साथ कई दफा बहसें भी होती थी वहां पर बैठ करके। मैं उनसे पूछता भी था कि आप इधर रुख क्यों कर लिया है, क्योंकि किसी मनुष्य को मारने से बड़ा अपराध तो कोई दूसरा नहीं होता। तो उत्तर यही आता था कि हमने अपने आप को पंथ की सेवा में दे दिया है, जो हमसे करवाया जाता तो ये अब हमारे अख्तियार में नहीं है, तो ये तो हमें करना ही है, ये हमारा फर्ज है, हमने अपने जीवन को पंथ को दे दिया। तो इस तरह की बातें कर करके वो निकल जाता। तो खैर मैं जानता था कि ये तो जिसे आप सांस्कृतिक ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, तो ब्रेन वॉशिंग की बात है, तो आप उनको कुछ बता नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद उसके भीतर एक मनुष्यता का बीज तो कहीं था ही। और उसने जैसे ही देखा कि अब मेरी बारी आ गई है, उसने मुझे बचाया और साथ साथ और बहुत सारे लोगों को बचाने की स्थिति हो गई, और वो लोग निकल गए। जब वो लोग गए हैं, उसका असर इतना ज्यादा हुआ मेरे भीतर, मैंने आतंकवाद के बारे में भी नए सिरे से सोचना शुरू किया। मुझे लगा कि ये जो लड़के हैं, ये इस तरह के नहीं हैं कि हम इन्हें एकदम से ये कहें कि गुमराह हो गए, दरकिनार हो गए, पशु हो गए, इनको आप एकदम से यानी खारिज कर देंगे। वैसा कुछ नहीं है। इनकी मानसिकता और मनोवृत्तियों को भी समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या वो जो मनुष्यता के बीज भीतर विद्यमान है, क्या उनके बारे में हम कुछ कहे जान सुन सकते हैं, और क्या उनके प्रति जो रवैया है, क्योंकि पुलिस भी वही कर रही थी, उतना ही बर्बर रवैया था। जो पकड़ में आ जाते थे उनका एनकाउंटर कर दिया जाता था, और ये लोग भी वही कर रहे थे। तो इसी के अंदर बहुत सारी जानें और बहुत सारे लोग जो है वो मारे जा रहे थे। और हमारे नौजवानों के अंदर जो उसका एक बड़ा प्रतिभाशाली अंश हो सकता था, और पता नहीं क्या क्या करते वो नौजवान, वो हमारे एक एक करके हमारी आंखों से विदा हो रहे थे। तो तकलीफदेह बात तो थी। तो इस बात को लेकर के मैंने एक कहानी लिखने की कोशिश की। उन दिनों मैं धर्मयुग के अंदर अक्सर लिखा करता था, और धर्मयुग में 8-10 कहानियां मेरी प्रकाशित हो चुकी थी। तो वो दौर था, यानी मैंने सन 75 से धर्मयुग में लिखना आरंभ किया था, और निरंतर लिखी कहानियां, साल में एक कहानी लिखता था, ये भी था। और मुझे आज भी याद है कि आखिरी जो धर्मयुग का अंक था वो छोटे आकार के अंदर निकला था, साइज छोटा हो गया था बाद में। तो अंतिम अंक के अंदर भी मेरी एक कहानी थी जिसका शीर्षक था दलदल। तो खैर वो मेरी एक रूटीन थी। भारती जी मुझे काफी पसंद करते थे, ये शायद पटियाला वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों से साझा की थी वो बातें। तो मैंने एक कहानी लिखी, वो अकेली कहानी थी जिसे भारती जी ने लौटाया और प्रकाशित नहीं किया। उसके अंदर मैं आतंकवादियों के भीतर पड़े हुए मनुष्यता के उन बीजों की तलाश करने के लिए प्रयास कर रहा था। शायद वो प्रयास मेरा पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, अधकचरा रह गया, क्योंकि भारती जी का पत्र उसके साथ लगा हुआ था। उन्होंने ये खास तौर पे लिखा कि कितने भी बड़े कारण क्यों ना हो,
किसी मनुष्य की हत्या करने को हम उचित नहीं ठहरा सकते। ये दो पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं। वो धर्मवीर भारती ने मुझे लिख करके मेरी कहानी के साथ नत्थी करके भेजी थी। तो लिखा था नीचे, आप इस कहानी पर पुनर्विचार करें और इसके अंत को बदलने के लिए थोड़ा प्रयास करें। कहानी अच्छी है लेकिन हम इस रूप में इसे नहीं प्रकाशित करेंगे। मैंने वो कहानी रख छोड़ी। और लेकिन जो घटना मैंने आपसे साझा की है उसके बाद उसको लिखने का बहुत मेरे मन में था। लेकिन हुआ क्या कि उसके तुरंत बाद की जो घटनाएं थीं, जैसा मैंने आपसे साझा किया कि मेरी आंखों की ज्योति तकरीबन समाप्त हो गई थी और लिखना पढ़ना बंद, और जो वैराग्य हुआ तो उसके बाद ये भी हुआ कि 1991-92 के बाद मैंने ये भी तय किया कि मुझे शायद एक कहानीकार की छवि पकड़ रही है अपने भीतर। तो मैंने ये कहा कि क्या मैं एक छवि में कैद होने के लिए पैदा हुआ हूं, और मैंने सायास रूप में बहुत कुछ लिखना छोड़ दिया। बहुत सारी कहानियां उस दौर की अधूरी पड़ी रह गई, बहुत कुछ हुआ और तकरीबन छोड़ दिया। और फिर शायद 2-3 कहानियां उस पूरे 90-91 से लेकर के 2005-6 तक या 10 तक का जो समय है, 2-4 कहानियां 5 कहानियां लिखी होंगी जो इधर उधर आई, जो इन्होंने बहुत पकड़ लिया तो लिखी, जिनमें 2 कहानियां हंस में आई या और इधर उधर। लेकिन वो उसका कोई ऐसा असर नहीं हुआ, क्योंकि लोग 2-4 साल याद रखते हैं, जिनकी कॉन्टिन्यूटी रहती है उन्हें कथाकार, कवि या नाटककार के रूप में जाना जाता है। जैसे ही कॉन्टिन्यूटी टूटती है तो बहुत सारे लोगों को हम विस्मृति के गर्भ में डालते चले जाते हैं। मुझे भी डाल दिया गया, तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मेरा सजग निर्णय था। और मुझे लगा कि मुझे कोई छवि पकड़े ना, मैं काम इस तरह से करूं जैसे मैं एकदम नया काम कर रहा हूं और अपने मन से काम कर रहा हूं, भीतर से आने वाली आवाज के पीछे चलता हुआ काम कर रहा हूं। तो हुआ क्या कि वो कहानी जो मैंने रख छोड़ी थी, अब आकर के मुझे लगा कि उस कहानी को दोबारा लिखने की जरूरत है। खासतौर पर इसलिए कि पंजाब में जो कुछ तब घट रहा था, वो बात आज पूरे भारत में घटती हुई हम देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं तब पंजाब के अंदर थी, तब उसका लेकिन स्वरूप अलग था। वो थी अलहदगी के नाम के ऊपर, उसके अंदर भारत से अलहदा होना शामिल था। अब जो बातें हो रही हैं, अब भारत को इकट्ठा रखने के नाम पर हो रही हैं। अर्थ बदल गए लेकिन हालात तकरीबन वही रहे। मनुष्यता का जो नकाब ओढ़ करके और धर्म के रक्षक जिस तरह से सामने आते हैं और जिस तरह का तांडव करते हैं और अमानवीय व्यवहार करते हैं, उसके सरोकार बदल गए, सरोकार उलट गए, एकदम उलट हो गए, लेकिन स्थितियां वही की वही खड़ी रही। तो मुझे लगा कि वो कहानी लिखने के लिए अब समय है। तो मैंने ईश्वर के बीच नाम का जो उपन्यास हाल ही में मेरा छप करके आया है आधार से, वो मुकम्मल किया और मुकम्मल करके उसको अब पाठकों के सामने रखा है। तो इधर उधर अब उसकी समीक्षाएं आ रही हैं, शायद आप तक कुछ मित्रों तक वह पहुंचा भी हो, लेकिन आप उसको देखिएगा। उस दौर की पूरी मेरी जो उथल पुथल है वो इसके अंतर्गत है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये जो 81 से लेकर 85 तक का जो ये मेरा समय था, कालखंड था, इसमें कुछ बहुत जरूरी काम हुए जो आपसे साझा करना मैं जरूरी समझता हूँ। वो जरूरी काम क्या थे? जैसे ही हमें ये लगा कि ये आतंकवाद का दौर है और हम इस निर्णय के ऊपर पहुंच गए कि संस्कृति को नष्ट करने का काम धर्म का संस्थाबद्ध रूप करता है, तब उसके विरोध में आवाज उठाना लगभग जरूरी हो गया लगा हमें लगा कि कुछ भी हो ये काम हमें करना चाहिए और सांस्कृतिक मसलों को सामने लाना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक अखंडता, भारत के सांस्कृतिक व्यक्तित्व की जो विराटता है, उसके साथ खड़े होकर के काम करने की जरूरत है। और केवल धर्म को यानी प्रगतिशील खेमे की तरह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर खारिज करते रहने की जो मनोवृत्ति थी, उससे हम लोग अचानक बाहर आए। हमने कहा कि नहीं, इसी के साथ खड़े होना है, इसी की पुनर्व्याख्या करनी है। और तब मैंने वो धर्म से संबंधित कथाओं की पुनर्व्याख्या का काम भी उसी दौर के अंदर फिर शुरू किया। और ये दौर कई तरह से चला, यानी मैंने रामकथा का ही पुनर्पाठ नहीं किया, मैं सूफियों की ओर भी गया। और सूफियों की ओर जब मैं गया हूं तो बुल्ले शाह और वारिस शाह को नए अर्थ के अंदर लेकर के आने का प्रयास किया। वो किताबें प्रकाशित हैं। और फिर इतना ही नहीं किया, मैं पतंजलि की ओर गया। और वो इसलिए गया क्योंकि मुझे लगा कि पतंजलि का योग जो है वो इधर के पूरे क्षेत्र के व्यक्तित्व का, मूल व्यक्तित्व की पहचान कराने के लिए एक स्रोत ग्रंथ की तरह है।
तो मैं उसके माध्यम से अपने आप को, अपने समाज को और अपने यानी पूरे भारत की आत्मा को खोजने के लिए जो मेरी कोशिशें थी वो मुझे उस किताब को लिखने की ओर ले गई। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पृष्ठभूमि उस दौर में किए हुए काम ने बनाई। वो काम क्या था? काम ये था कि हमने कुछ वहां मित्र इकट्ठे हुए और सौभाग्य से ऐसे मित्र मुझे मिले जो बहुत सक्रिय काम करने वाले लोग थे, जिनकी यानी सक्रियता इस तरह की थी, जो है थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। पहले मैं नाम बताता हूं उनको। उनमें एक जसवीर सिंह जौहल थे। तो जसवीर सिंह जौहल ट्रेड यूनियन लीडर्स के अंदर एक बड़ा नाम था। LIC की ट्रेड यूनियन उस दौर के अंदर बहुत बड़ी मानी जाती थी, तो उसके अध्यक्ष तक वो रह चुके थे। लेकिन उनका जो पिछला समय था वो ऐसा था कि पंजाब के अंदर जब नक्सलाइट मूवमेंट आरंभ हुई तो उसके पंजाब क्षेत्र के या इधर के पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े आइडियोलॉग्स के अंदर वो एक नाम था। 2-3 आइडियोलॉग्स माने जाते थे, उनमें एक आइडियोलॉग की तरह उनकी ख्याति थी। बहुत पढ़े लिखे आदमी, यानी दुनिया की किसी किताब की बात कर लें उनको पता होता था। मैंने एक दिन बल्कि मजाक के अंदर, जब वो मेरी मित्रता के अंदर आ गए, मजाक में मैंने सार्त्र का जिक्र छेड़ दिया। मुझे लगा कि इधर नहीं ये गए होंगे, लेकिन मैंने सार्त्र का जिक्र क्या छेड़ा, वो किताबें सार्त्र की जो मैंने नहीं पढ़ी थी उन्होंने पढ़ी हुई थी। और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये व्यक्ति ये इस तरह का, उनके नाटकों की बात, द फ्लाइज की और पता नहीं किस किस की बात वो करते रहे। मेरी रुचि ज्यादा दर्शन में थी, तो मैं बीइंग एंड नथिंगनेस जैसी उनकी किताबों को, भारी भरकम किताब थी, उठा लाया था। प्रयास करता रहा, 1000-1200 पन्ने, और उसके अंदर डूबना उतराना। तो लेकिन वो लगभग पूरे साहित्य के जानकार निकले। तो इस तरह के व्यक्ति, तो वो मेरे मित्रों के अंदर आए। एक वो थे, एक DL भनोट थे। वो कांग्रेस के अंदर वैसे काम करते रहे, लेकिन वो कांग्रेस के उस तरह के व्यक्ति नहीं, हालांकि कार्यकर्ता वो रहे थे, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष सोच और एक अलग तरह की सोच रख करके काम करना और एक ईमानदार छवि के साथ काम करना, इस तरह का काम। एक डॉक्टर सेवा सिंह मेरे निकट आए। वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, फिर बाद में कबीर चेयर के वो डीन भी हो गए, उन्होंने संभाला। और बहुत यानी गहरे चिंतकों में और बड़े चिंतकों के अंदर मैं उनको एक मानता हूं। वो आज भी सक्रिय हैं। तो हम 4 मित्रों की एक मंडली मिल गई। वो मेरे पास मतलब मेरे घर निरंतर आने लगे, निरंतर गोष्ठियां होने लगी। तो हमने एक संस्था बनाई उस दौर में। उस संस्था का नाम था भारतीय संस्कृति मंच, और प्रयास किया कि इस भारतीय संस्कृति मंच के माध्यम से आतंकवाद के दौर में हम जो काम कर सकते हैं, ढंग का काम, वो काम हमें करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे अध्ययन करने के पश्चात एक चार्टर तैयार किया, और चार्टर के अंदर हमने ये देखा कि ये पंजाब समस्या है, इस पंजाब समस्या का विश्लेषण ये है, इसके विश्लेषण करके इसके भीतर से निकलने का रास्ता ये है। वो सारी चीजें करके हमने जगह जगह गोष्ठियां आरंभ कर दी। हम जगह जगह भारत के सारे जितने बड़े शहर थे वहां पर अपनी बात रखने के लिए पहुंचने लगे। हम पटियाला गए, कपूरथला गए, और जालंधर में तो खैर हमने की ही वो इस तरह की गोष्ठी। तो हम जगह जगह जाकर के लोगों को इकट्ठा करते थे और अपनी बात कहने की कोशिश करते थे। और उन दिनों में हुआ क्या कि ये बात है अप्रैल 1985 की। तब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब को संभालने का काम आरंभ हो गया था और प्रयास किया जा रहा था कि समस्या को समझा जाए। हालांकि अभी भी हत्याएं उसी ढंग से हो रही थी, उसी तरह से वो संगठन सक्रिय थे, बब्बर खालसा और दूसरे तमाम संगठन, KLF, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स वगैरह, वो सब उसी तरह काम कर रहे थे। जो बचे खुचे लोग थे, सारा तो खत्म नहीं हुआ था, तो लेकिन उनकी रीढ़ तोड़ दी गई थी, ऐसा कह लें। तो 1985 का वो दौर भी उतना ही था, लेकिन तब प्रयास ये होने लग गए थे कि पंजाब को समझा जाए और इसमें से रास्ता निकाला जाए। तो एक केंद्रीय उप समिति बनाई गई उस दौर के अंदर, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। तो उसके अंदर भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री, ये 3 लोग उसके अंदर थे जो पंजाब के अंदर आए और जगह जगह वो गए और लोगों को आमंत्रित किया कि आप हमें आइए और बताइए, अपने अनुभव बताइए और अपनी जो आपका विश्लेषण है पंजाब समस्या का, वो हमसे साझा कीजिए।
तो हम लोगों ने भी तय किया कि वो कमेटी आई है तो हम मिलने के लिए जाते हैं। तो हमने अपना वो पूरा विश्लेषण, उसका एक पुलंदा तैयार किया, आलेख तैयार किया, एक मुख्य आलेख जिसके अंदर वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें दी थी, उसको प्रिंट किया और पटियाला पहुंच गए वहाँ पर उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो हमने देखा कि वहाँ पर मेरे सामने 2 लोग थे, शिक्षा मंत्री उस दिन अनुपस्थित थे जब हम लोग पहुँचे हैं। अप्रैल 7 या 8 अप्रैल की बात है। तो शिक्षा मंत्री अनुपस्थित थे, लेकिन नरसिम्हा राव और शंकर राव चौहान और नरसिम्हा राव, ये 2, जो एक शिक्षा मंत्री एक रक्षा मंत्री, नरसिम्हा राव रक्षा मंत्री थे और चौहान जी गृह मंत्री, ये बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बताइए। तो मैंने जो भी कुछ था वो अपनी सारी बात उनके सामने रखी और रखते हुए जो बात मैंने लिखी भी नहीं थी, ये मेरी आदत में शुमार है, ये इसको जो भी आप मान लें कि कई जगह मैं थोड़ा दुस्साहस भी कर जाता हूँ। तो नरसिम्हा राव ने एक प्रश्न पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें तो हमने आपकी समझ ली हैं, कांग्रेस इस समय जिस स्थिति में है और हम लोग सरकार की तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारे लिए अब क्या करने की बात फौरी तौर पे आपको दिखाई देती है। तो मैंने जो बात मुझे शायद कहनी नहीं चाहिए थी वो मैंने कही। ज़ैल सिंह उस वक्त राष्ट्रपति होते थे भारत के। तो मैंने उनसे कहा कि आपके लिए शायद ये करना कठिन होगा, क्योंकि आपके द्वारा नियुक्त किया गया जो भारत का प्रधानमंत्री है, अभी कुछ दिन पहले स्वर्ण मंदिर में जाकर के गले में साफा डालकर, साफा डालने का मतलब होता है क्षमाशील होना, क्षमा मांगना। तो वो अकाल तख्त के सामने साफा डाल करके घुटनों के बल बैठ करके वहां पर आया है और उसने वहां पर बर्तन साफ करके अपनी हृदय की शुद्धता का प्रमाण दिया है और कहा है कि मैं शुद्ध मन से आपके पास हूं, मेरी तरफ से अगर कोई अपराध हुआ है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की घटना है। तो मैंने कहा ये आपके स्वयं राष्ट्रपति जी अगर ये कर रहे हैं तो आपकी सरकार क्या कुछ और कर सकती है, इसके बारे में तो आपको ही फैसला करना है। इसके लिए बड़े कड़े फैसले करने होंगे। धर्म के प्रभाव में हमारे जितने ये बड़े राजनेता हैं जिनको लगता है कि उनकी सारी वोट बैंक जो है वो धार्मिक फॉलोइंग के साथ जुड़ी हुई है, इस मानसिकता से जब तक हमारे राजनेता बाहर नहीं आएंगे इस समस्या का ठीक से समाधान नहीं हो सकेगा। मैंने अपनी बात रख तो दी वहां पर और मैंने ये देखा कि काफी सन्नाटा ही था वहां पर, लोग बोल नहीं रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। शंकरराव चौहान मैंने देखा, उनका चेहरा तनाव से ग्रस्त, और जैसे वो बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। और नरसिम्हा राव भी बैठे तो उसी तरह से थे, लग रहा था 2 पत्थर की मूर्तियां मेरे सामने बैठी हैं। लेकिन जब मैंने ज़ैल सिंह का नाम लिया तो जरा सी मुस्कुराहट उनके होंठों के ऊपर जरूर खेलती हुई मैंने देखी और मैंने नोट कर लिया, समझ गया कि ये व्यक्ति समझ तो रहा है, कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये सब हुआ। और जो कुछ हमने वहाँ किया, वहाँ पर पत्रकार थे और तमाम लोग थे, उन्होंने हाथों हाथ वो सारा हमारा जो ज्ञापन था उसकी बहुत सारी प्रतियां हमारे हाथों से ले गए और बड़ा अच्छा रहा वहाँ पर। और बाद में मैंने उसकी पूरी रपट बना करके धर्मयुग को भेजी थी। तो वहां पर धर्मयुग के अंदर मई के एक अंक के अंदर, वो अंक आज भी सुरक्षित है मेरे पास, उसके अंदर वो पूरी हमारी रपट छपी। उसके अंदर मैंने ये ज़ैल सिंह वाली घटना और नरसिम्हा राव के होंठों पे खेलती मुस्कुराहट का जिक्र किया है, वो छपी है धर्मयुग के अंदर। उन्होंने, भारती जी ने उसको छापा त्वरित तरीके से, हम सबकी फोटोज के साथ और ज्ञापन के साथ, चारों की फोटोज लगाई जो ये हम भारतीय संस्कृति मंच हम जिस तरह से चला रहे थे कि ये इनकी ओर से दिया हुआ ज्ञापन है। फिर उसके बाद दूसरा काम भी हमने किया, हमने कहा कि केवल ये तो हो गया, सभाएं भी हम कर रहे हैं जगह जगह जा करके। फिर हमने जालंधर के स्वतंत्रता संग्रामी इकट्ठे करके उनको लेकर के गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के ऊपर हमने एक मौन जुलूस निकालने की योजना बनाई। और मेरे साथ कम से कम, मैं आज भी याद कर पा रहा हूँ, 150-200 लोग तो होंगे। उनमें ज्यादातर जिन लोगों की ख्याति स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीदियां देने की थी, बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग, सब आकर के इकट्ठे हो गए। और खासतौर पर अगर आपको बताऊं कि क्यों इतना उत्साह मैंने देखा, जालंधर में एक
गदरी बाबों का मेला लगता है और वो परंपरा आज भी सुरक्षित है। वहां पे एक देशभक्त यादगार हॉल है जिसके साथ ये तमाम जो देशभक्त लोग थे वो आज भी जुड़े हुए थे। यानी तब तक उनमें से ज्यादातर तो लोग तो बूढ़े हो गए थे, अब शायद पीढ़ी बदल गई है, अब उन लोगों को खोजना बहुत लोगों को खोजना शायद अब कठिन होगा। तो लेकिन हर साल वो मेला लगता है, हर साल वो लोग वहां इकट्ठे होते हैं और अभी भी वो परंपरा यानी उसको याद करना और किस तरह से गदर पार्टी बनी थी और क्या क्या बातें हुई थी, तो ये तो जालंधर की हवाओं के अंदर ये बात है। और उसके आसपास के इलाकों से आने वाले हजारों की तादाद में लोग आते हैं जब ये गदरी बाबों का मेला लगता है वहां पर। अभी हाल ही के अंदर ये पिछले महीने की बात है, वहां पर ये हुआ था और सारे प्रकाशकों को बुलाया जाता है, अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, जो इस तरह का साहित्य है वहां पर बिकता है और बहुत एक ऐसा माहौल जो जिसको आप राष्ट्रीयता से ऊपर उठा हुआ माहौल कह सकते हैं, क्योंकि ये तो राष्ट्रीयता से ऊपर उठी हुई बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये महाराष्ट्रीयता है क्योंकि इसके पीछे तो विभाजन को रद्द करने की बातें हैं, इसके पीछे तो भारत पाकिस्तान की एकता छिपी हुई है, अपनी शहादतें देने की बात छिपी है कि हम किस तरह से आज भी उस सांस्कृतिक नक्शे के ऊपर किस तरह एक हैं, उसको लेकर के इस तरह के आयोजन होते हैं। और उसके अंदर विभाजन नाम की कोई चीज कम से कम सांस्कृतिक रूप में तो नहीं है। तो इस तरह का जज्बा, उसके साथ जुड़े हुए लोग, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू सिख एकता के लिए खड़े होने वाले लोग, तो वो लोग सब साथ आ गए। और उस जुलूस का नेतृत्व मुझे आज भी याद है और वो तस्वीर छपी हुई धर्मयुग में, उसकी जब रपट मैंने भेजी थी उसको भी छापा गया था और वो तस्वीर भी छापी थी हमारे उस मौन जुलूस की, तो वो दस्तावेज के रूप में आज भी सुरक्षित है। उस जुलूस का नेतृत्व एक तरफ डॉक्टर सेवा सिंह ने झंडा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में मेरे था, और ये काम हम कर तो रहे थे, लेकिन ये भी बात मैं आपसे साझा कर लेता हूं कि ये काम करते हुए एक खास तरह का तनाव मेरे परिवार में भी और यानी मेरे ससुराल के अंदर भी और मेरे मित्रों में भी, वो भी मैं देखता था। मेरे ससुर कई बार मुझे चेता चुके थे कि बेटा ये काम छोड़ दो, अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। वो मुझे समझाते थे, कई बार समझाते थे बैठा करके, लेकिन हम लोगों ने एक जिद पकड़ ली थी कि ये काम तो हमें करना ही है। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप ये काम मत कीजिए, हालांकि कहती थी थोड़ा एहतियात से कीजिए और सब कीजिए। और उनका जिस तरह का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा, सहयोग की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम ये लोग ये काम कर रहे थे तो ये काम कोई छोटे काम नहीं होते। अगर आपको ध्यान होगा, मैं जिस कमरे में रहता तो किराए के अंदर रहता था, 2 कमरे थे हमारे पास, एक बड़ा सा हॉल था और एक कमरे में हमारा बेडरूम था, और जो हॉल का एक आधा का हिस्सा था जो जहां पर मेरी किताबें एक तरफ पड़ी हुई थी, कुछ हिस्सा खाली था। तो जितना ये कार्यक्रम था, यानी जितनी तरह की ये भारतीय संस्कृति मंच की गतिविधियां थी, उस सब का डंपिंग ग्राउंड वो मेरा घर था। वहां पे बैनर्स के ढेर, 8-10 बैनर्स पड़े हुए हैं, पोस्टर्स पड़े हैं, छपे हुए कागज पड़े हैं, स्टेशनरी पड़ी हुई है और तमाम चीजें, यानी कई 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 तरह की और यानी जो सोविनार्स या और चीजें हम लोगों को देना चाहते थे, प्रचार की सामग्री, वो सब वहां पे आकर के डंप हो जाता था और वहां पे रखी रहती थी। और डंप ही नहीं होता था, कई दफा तो ये स्थिति होती थी कि छुट्टी वाले दिन सुबह से शाम तक मीटिंग चल रही है, सुबह, और मेरी पत्नी उनको खाना भी खिला रही है, उनको चाय भी पिला रही हैं और वो सब। और मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत कोई शिकायत की हो, हालांकि मैं ही महसूस करता था कि मैं इन कामों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगा हूं। लेकिन एक दफा जरूर ये बात हुई कि जब एक दिन रात को 11-12 बजे के करीब दरवाजा खटखटा दिया गया कि कुछ सामान यहाँ पे रखना है, तब मुझे लगा कि ये कुछ थोड़ी ज्यादती हो रही है और ये माना जा रहा है कि ये तो पार्टी का या इस संस्था का जो है एक कार्यालय बन गया है, हालांकि वो मेरा घर था। तो थोड़ा फिर उसको मैंने कर्टेल किया था। लेकिन ये सब चीजें जब आप इस तरह के कामों के अंदर पड़ते हैं, ये उसका हिस्सा ही होती हैं। और मुझे इसमें कोई कहने में एतराज नहीं कि ये मैंने हृदय से काम किया था और ये करने लायक समझ के काम किया था, क्योंकि मैं अपनी प्राण रक्षा एक आतंकवादी के हाथों दी गई अपनी प्राण रक्षा के बाद लौटा था और मन ही मन में मैं ये सोचता था कि ये जीवन अब कुछ खास कामों के लिए दे दिया गया है, समर्पित हो गया है, तो ये मुझे करना ही है, ये प्रतिदान था, ये मुझे लौटाना ही था। तो इसके अंदर मैं ये नहीं समझता कि ये इसके लिए मैं अपने आप को महिमा मंडित करूं या अपने मित्रों के बारे में कोई किसी ढंग की बात करूं। लेकिन वो अद्भुत निष्ठा वाले लोग, इस तरह के मित्र कहाँ मिलते हैं।
और हम वो जो 4 मित्र थे उनमें से 2 लोग तो अब खैर नहीं रहे इस दुनिया में, डॉक्टर सेवा सिंह, लेकिन वो अभी भी निरंतर काम कर रहे हैं, अभी भी यानी एक के बाद एक किताब, भक्ति का जन विमर्श। और पीछे मुझे कह रहे थे जन विमर्शों पे काम नहीं हुआ, तो मैं आपको क्या लगता है कि जन विमर्शों पे मुझे काम करना चाहिए? लगे हुए हैं, निरंतर खोज रहे हैं हम भारत को, उसकी सांस्कृतिक अतीत को, उसकी विरासत को। तो वो भी अपना रात दिन आज भी उसी तरह से समर्पित भाव से अपने आप को लगाए हुए मैं उनको देखता हूँ। तो ये जो जालंधर का पूरा इस तरह का मैं अवदान जो जालंधर ने मुझे दिया, और जिस तरह की चीज़ें मेरे साथ उस दौर के अंदर चली आई, उसने मुझे कितना समृद्ध किया, ये मैं आपसे साझा करने का मेरा मन था। और उसने मुझे क्या क्या दिशाएं दी और किधर किधर मोड़ा। एक मित्र की उस दौर में मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैं एक लेखक हूँ, तो निश्चित रूप से लेखकों के साथ तो मेरे संबंध होने ही चाहिए थे। तो लेखकों के अंदर एक हिंदी के एक बड़े उपन्यासकार जगदीश चंद्र, उनके साथ मेरी मित्रता हो गई थी। उन्हीं दिनों के अंदर वो मेरे बहुत करीब आ गए थे, और मॉडल टाउन के अंदर किराए के ऊपर मैं रहता था उन दिनों के अंदर, वो भी मॉडल टाउन में ही रहते थे, और अक्सर शाम को इधर उधर आ जाना और सब कर जाना। और हुआ क्या कि उपन्यासों के लिए तो खैर उनकी पांडुलिपियां, उसके बाद उन्होंने जो कुछ लिखा, कि धरती धन्ना अपना की ट्रायोलॉजी लिख रहे थे, उसके अंदर दूसरा भाग लिखा नरकुंड में वास, फिर तीसरा लिखा, वो पांडुलिपियां तो मेरे पास आ ही जाती थी। उनको वो एक एक पांडुलिपि को 2-2 3-3 बार लिखते थे, ये भी उनकी आदत थी। और अक्सर पहली पांडुलिपि मेरे पास छोड़ जाते थे, फिर दूसरी ड्राफ्ट करके फिर छोड़ जाते थे, फिर मेरे साथ निरंतर हम लोग आपस के अंदर बातचीत करते थे। तो वो हमारा एक सिलसिला चला हुआ था, तो मेरा उनके साथ संवाद इस तरह का भी था। लेकिन जिस चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस पंजाब समस्या से जूझते हुए हम ये सारे काम कर रहे थे, उसके समानांतर वो एक पत्रकार की हैसियत से एक अपना तरह का काम कर रहे थे। वो क्या था, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तब उस समय वो दूरदर्शन में काम करते थे, वहां के न्यूज विभाग को वो देख रहे थे, उसके हेड थे। तो दूरदर्शन की तरफ से उसकी कवरेज के लिए वो वहां पे गए हुए थे, और वहां के बाहर की सारी नाकाबंदियां, जो लाइनें लगी होती थी, भीतर का माहौल, बाहर वो सब। अब एक उपन्यासकार जब इस तरह के हालात देखता है तो वो उसकी दृष्टि थोड़ी अलहदा तो खैर होनी ही चाहिए। वो सब ले आए, और ले आने के बाद हम लोगों से वो निरंतर, वो एक डायरी नुमा चीज थी, उसके ऊपर निरंतर काम किया, बहसें हुई हमारी आपस में, और कर करा के आखिरकार उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से एक किताब ही लिख दी। और वो किताब आज भी एक दस्तावेज है, एक यानी उस दौर को अगर समझना हो तो उस दौर को समझने में इस तरह की किताबें निरंतर पढ़ी जानी चाहिए, जानी जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए, और ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए जो लोग एक तरह से फ्रंटल मोर्चे के ऊपर सबसे आगे खड़े होकर के ये इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, नोट्स लेते रहे हैं, और फिर उसके ऊपर लिख करके हमें बताने की कोशिश करते रहे हैं कि भीतर के तनाव क्या थे। और इस सब के भीतर से हुआ क्या कि वो भी इस दिशा के अंदर धीरे धीरे मुड़ गए कि हमें पंजाब के उस अतीत को समझना जिसमें इस सब की जड़ें हैं, पंजाब के ही नहीं बल्कि इधर के पूरे क्षेत्र के उस इतिहास की ओर जाना है। तो वो उन दिनों इन पूरी, मैं अपनी तरह से लगा हुआ था, मैं तो पतंजलि की तरफ जा रहा था, बुल्ले शाह और वारिस शाह की तरफ जा रहा था। हम सब ने अपने अपनी यानी दिशाएं पकड़ रखी थी। वो रंजीत सिंह के समय की ओर गए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसकी जड़ें तो रंजीत सिंह के काल के अंदर है। तो रंजीत सिंह के इतिहास को खंगाला, देखा, और मैंने देखा कि उस दौर के अंदर प्रचलित लोक किस्से, कथाएं, और पता नहीं कितना कितना साहित्य कहाँ कहाँ से जमा कर लिया था उन्होंने, और इतिहास की किताबें, वो सब उनके यहाँ, जब हम उनके यहाँ जाते थे हमें दिखाते थे कि आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ, आजकल ये पढ़ रहा हूँ। और फिर उन्होंने वो लिखना भी शुरू कर दिया था। वो उपन्यास उनका अधूरा रह गया उनकी असमय मृत्यु के कारण। शताब्दियों का दर्द नाम से लिखा था, उसके 70 पृष्ठ हाथ के लिखे हुए, वो लिख करके छोड़ गया, असमय मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो उपन्यास लिखा गया होता तो इस पूरे क्षेत्र को समझने के लिहाज से भीष्म साहनी, उनका भी संबंध पंजाब से था, ये आप समझते हैं। मैं समझता हूँ पंजाब को समझना हो आपको, इन क्षेत्रों को और पंजाब के इतिहास को समझना हो, तो उनका उपन्यास मैया दास की माड़ी पढ़ना चाहिए हमें। तो मैया दास की माड़ी के बाद वो इतना बड़ा
उपन्यास है मेरी दृष्टि में। उसके बाद ये एक और शाहकार होता, एक बड़ा क्लासिक उपन्यास होता अगर ये पूरा हो गया होता, शताब्दियों का दर्द। वो काम अधूरा रह गया। हालांकि उनके पुत्र पराग वैद्य अक्सर मिलते थे, कहते थे कि डॉक्टर साहब अगर आप प्रयास करें इसको पूरा करने के, तो मैंने कहा कि ये इस तरह के काम कभी सफल होते नहीं, क्योंकि जिस तरह की रचना प्रक्रिया से होकर के वो गुजर रहे थे, चाहे उसको मैं कितनी बार पढ़ लूँ समझ लूँ, लेकिन उन पात्रों की उस ढंग की पकड़, उस तरह की समझ, वो वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। हालांकि कुछ लोगों ने सहयोगी लेखकों के रूप में किया है, कुछ लोगों के अधूरे काम रह गए, उनको पूरा किया। कमलेश्वर ने एक आध काम इस तरह का किया, या लेकिन उनको बहुत, मोहन राकेश की जो अधूरी कृति थी उसको पूरा करने का काम कमलेश्वर करते रहे। तो वो, लेकिन ये चीजें हमें कहीं पहुंचाती नहीं है, तो कोई बड़ा बड़ा काम हो नहीं पाता। तो वो अभी तक उसी ढंग से पड़ा है। बल्कि आज की ये जो चर्चा यहाँ पे मैं अपने जीवन की मार्फत आपसे कर रहा हूँ, कि अगर किसी मित्र के मन में ये बात हो कि वो इस इतिहास को समझता है, इस व्यक्तित्व को, भारत के व्यक्तित्व को समझने में, इस तरह की चीज़ों के महत्व को समझता है और उसको पूरा करने के लिए कोई आना चाहे सामने तो उसे वो हम उपलब्ध करा सकते हैं। वो वैसे उनके जगदीश चंद्र की मृत्यु के बाद फिर मैंने उनकी सारी चीज़ें इकट्ठी की जो हमें मिल गई, उनका समग्र ही कहना चाहिए उसको। तो वैसे रचनावली कह, कुछ लोग उसे क्योंकि कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं तो रचनावली कह दीजिए। तो उसका 4 खंडों के अंदर मैंने संपादन किया था, जो बाद में प्रकाशित भी हुई थी। तो वो हमने इकट्ठा करके कोशिश तो की कि वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन उसके पीछे की और सामग्री और तमाम चीज़ें, वो भी चीज़ें हम उनके घर से बटोर करके ले आए थे। तो अगर कुछ मित्रों की इच्छा होगी तो, और वो बटोरने में तरसेम गुजराल मेरे सहयोगी रहे, हम निरंतर उनके घर की बोरियां छानते रहे और सब इकट्ठी करके रखी हुई थी एक जगह चीज़ें, उन सब में काम की चीज़ें खंगालना करना। तो वो तरसेम गुजराल और मेरे प्रयासों से बहुत कुछ तो हम उसमें से खोज लाए। वो चीज़ें अभी भी पड़ी होंगी। तो वो सब ये कार्य किए जाने लायक भी होते हैं और अधूरे भी पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे काम आमतौर पर संस्थान करते हैं जिन्हें दरअसल व्यक्तियों को करना पड़ता है। ये हमारे समय का दुखांत है, क्योंकि इन चीज़ों का जो वास्तविक महत्व है उसको समझने वाले लोग शायद उतने हमें दिखाई नहीं देते। तो मैं आज की इस चर्चा के अंदर दूसरे क्षेत्रों में जो मेरे साहित्यकार मित्र हैं, जो मेरा दूसरा माहौल रहा, जिन लोगों के साथ मेरे संबंध, उस ओर मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वो यही था जिसके अंदर मैं अपने आप को लगाए हुए था निरंतर। और ये जब कार्य हम लोगों ने किया, यानी सन 1985 के बाद का, उसके बाद हालात थोड़े ठीक अवश्य हुए, लेकिन तब मेरी प्यास बढ़ गई। और बढ़ क्या गई, मैं करना तो चाहता था इस तरह के और काम, वैसे ही नहीं कर पाया। जब मेरी आंखों की स्थिति इस तरह की हो गई तो सक्रिय कामों से मुझे अपने आप को काफ़ी अलहदा करना पड़ा, लेखन से भी अलहदा करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या, एक अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद मैंने लिखने की बजाय समझने का काम आरंभ किया। रचनात्मक लेखन भी थोड़ा पीछे छूटा, उसकी बजाय आलोचना की तरफ चला गया। आलोचना में, हालांकि ये बात आपको विरोधाभास लगेगी कि आलोचना के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें जो प्रश्नांकित करने के लिए हैं और जिनके ऊपर आज तक बातचीत नहीं हुई, उनके बारे में अगर सोचा समझा ही जाए केवल, और केवल वो प्रश्न ही उठा दिए जाएं, तो शायद हमारा एक बड़ा काम हो जाता है। तो मैंने ये काम ले लिया अपने जिम्मे कि मैं शोध की किताबें तो अब लिखने लायक नहीं रहा था कि उनको, लेकिन जो कुछ पढ़ा हुआ था और जो सवाल मेरे मन में कुल बुलाते रहे थे, उन सवालों की तरफ गया। और इसी वजह से मैंने, जैसे आपसे पहले चर्चा की कि बुल्ले शाह और वारिस शाह को खोजा, उसकी भी बात मैं आपसे करता हूँ। बुल्ले शाह और वारिस शाह को खोजने का काम फिर से, और उसको हिंदी में लाने का काम खास तौर पे, उसकी भूमिकाएं लिखी हैं लगभग 100 पेज की, यानी किताब ही हो जाती है 100 पेज 80 पेज जो है, तो उसकी पुनर्व्याख्या आप कह लें। वो करने की तरफ मैं इसलिए गया क्योंकि मैंने ये पाया कि पंजाब और इधर के जो क्षेत्र हैं पूरे के पूरे, यहाँ पे एक अलग तरह की संस्कृति का विकास हो रहा था। इससे पीछे की संस्कृति जो है
जिसे आप शैव परंपरा से चली आ रही संस्कृति कहते हैं, तो उस शैव परंपरा से चली आ रही संस्कृति जिसके भीतर से योग, साधनाएं और तमाम चीजें निकलें, एक तो वो धारा है। लेकिन वो कहाँ तक चलती हुई आई? सरहपा कन्हप्पा जैसे लोग आए। सरहपा कन्हप्पा जिस समय सरहपा लिख रहे थे, जब कन्हप्पा जैसे लोग लिख रहे थे, तो उस समय इसका, इन विमर्शों का, ऐसा कह लीजिए कि एक जन विमर्श के रूप में अंतर्विकास होना आरंभ हो जाता है। आप ये देखिए, एक ऐसी भाषा आती है जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान की जो उस दौर में प्रचलित भाषाएं हैं उनको मिलाकर के लिखा जाना शुरू हो जाता है, जिसको सधुकड़ी भाषा बाद में कह दिया गया। मैं उस प्रक्रिया का आरंभ सरहपा से ही मानता हूँ। अब सरहपा तो यानी लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास, तो उनके अंदर आप मराठी भी देखेंगे, असमिया भी देखेंगे, भोजपुरी के अंश भी देख लेंगे। यानी ये जो बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर के काम करने वाली बात है, ये चल पड़ती थी। और आप देखिएगा कि 10वीं शताब्दी के आसपास एक और चीज हुई इस देश के अंदर घटित होती है। गोरख तो अपना काम कर ही चुके थे, जिसके अंदर वो योग नहीं जोग को स्थापित किया। इस अंतर को भी समझ लेना जरूरी है। गोरख जगायो जोग, योग जो है वो राजयोग की तरह, वो एक कह लीजिए साधक वर्ग की तरह है। जो जोग है ये लोगों के बीच फैला। उसके बाद जोगी लोग यानी लोक जागरण करते हुए दिखाई देते हैं। उसका एक जन विमर्शात्मक रूप पहली दफा हिंदुस्तान के अंदर आता है। तो ये जो जोग की परंपरा है और नाथों सिद्धों की जो परंपरा है, इसके साथ विमर्श करने के लिए मध्य भारत से विस्थापित होकर के सूफी हिंदुस्तान के अंदर चले आते हैं। तो उन सूफियों के साथ जो उनकी इंटरेक्शन है, उनके जो संवाद होते हैं, उसकी वजह से सूफी भी नए होते हैं। और जो भारत का सूफीवाद है, मैं समझता हूँ वो मध्य एशिया के सूफियों से बहुत अलग तरह का है। वो यानी मंसूर के अनल हक के बाद पूरी तरह से वो भारतीय रंग और सांचे के अंदर ढला हुआ सूफीवाद है। तो वो एक अलग तरह का सूफीवाद विकसित होता है। और उनके साथ जुड़ करके जो सिद्ध और नाथ हैं, उनकी वाणियां निर्गुणिया वाणियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। कबीर, रैदास जैसे लोग हमारे सामने आते हैं। उधर से सूफी धारा में बुल्ले और वारिस जैसे लोग आते हैं। बुल्ले से ज्यादा और वारिस से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आदमी खोजने कठिन है इस देश के अंदर। कबीर से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आदमी कहां से खोजिएगा आप? ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा। अब कहते हैं वो तो कि ईश्वर का निवास मंदिर मस्जिद में नहीं है, चाहो तो इनको गिरा दो, केवल एक प्रेम करने वाले व्यक्ति का हृदय मत तोड़ना। वो बचाने लायक बात है असल में चीज। तो वो जो प्रेम को ये लोग लेकर के आए, और वो प्रेम कैसा प्रेम है, वो मध्य एशिया से लेकर के इधर के पूरे यानी उत्तर भारत का क्षेत्र, जिसे मैं दिल्ली से इधर का पूरा क्षेत्र कहता हूं, इस पूरे क्षेत्र की वाणी है, प्रेम की वाणी जो फैलती है और एक विकल्प के रूप में आती है। वो उसके अंदर भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती, अवतारवाद कहीं दिखाई नहीं देता, वर्णवाद कहीं दिखाई नहीं देता, धर्मों के संगठित रूप कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये यहाँ पे विकल्प तो हमारे यहाँ पड़ा ही हुआ है। भारत की आत्मा को खोजना हो और उसकी यदि ऐसी आत्मा जो समन्वयात्मक आत्मा है उसको खोजना हो, तो ये तो विकल्प पड़ा ही हुआ है। तो सूफियों को खोज लीजिए, हमारे यहाँ के सिद्धोनाथों के साथ खड़े हो जाइए, निर्गुणियों के साथ खड़े हो जाइए। अगर उनका अंतर विकास फिर से भारत के अंदर एक नए रूप में हो जाए, तो भारत के नए होने के अंदर तो कोई संदेह ही नहीं है, एक रास्ता खुलता है। तो ये चीजें जैसे ही समझ में आती गई, मैं उस तरह की किताबें लिखने की ओर प्रवृत्त होता चला गया। बुल्ले शाह, वारिस शाह का पुनर्पाठ, पतंजलि का पुनर्पाठ, उससे पहले राम कथा का मैंने पुनर्पाठ किया। तो ये पूरे के पूरे सांस्कृतिक कर्म ये कहाँ से निकले? ये जालंधर में वो जो जिसे मैं अपना कर्म क्षेत्र कहता हूँ, उस दौर में किए हुए उन कामों के भीतर से पैदा हुई जो मेरी चिंताएं थीं, उसके भीतर से निकले। और उन मित्रों की वजह से निकले जो निरंतर कर्मठ होकर के और निष्काम भाव से इन प्रयासों में और इन सरोकारों के प्रति समर्पित होते हुए आगे बढ़े। और मेरे साथ आज भी, यानी अपनी मृत्यु के समय तक 2 मित्र तो चले गए, तो आज भी सेवा सिंह उसी ढंग से हमारे साथ खड़े हैं, उसी ढंग की बात आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जालंधर के इस कर्म क्षेत्र की कथा आज आपसे
साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। इसके जो दूसरे पक्ष हैं, यानी साहित्य के संदर्भ में और दूसरी तमाम चीज़ों के संदर्भ में, उनके बारे में चर्चा के लिए शायद फिर कभी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो सकूंगा, क्योंकि और अकादमिक क्षेत्र की मेरी बातें बहुत कुछ छूट रही हैं जिनका संबंध होशियारपुर के साथ है, अमृतसर के साथ भी है और दूसरी जगहों के साथ भी है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरी वैचारिक उथल पुथल थी वो इसके साथ आ जाती है। अंत में एक और सपना आपसे साझा करके मैं अपनी इस आज की बात को विराम दूंगा। वो सपना भी मेरी इसी खोज के भीतर से निकला हुआ है। जिसे मैं ये कह रहा हूं कि मैं शैव परंपराओं की तरफ चला गया, तो वो यूं ही नहीं चला गया हूं, वो मेरे सपनों में भी घटित हुआ। और आप ये मत समझ लीजिएगा कि सपनों में जो चीजें आती हैं वो किसी का दर्शन होता है या किसी के साथ संपर्क होता है। वो हमारी अपनी वैचारिक उथल पुथल के भीतर से प्रकट हुए बिंब हैं। तो मैं तो उसी ढंग से ग्रहण करता हूं। अगर आपको उसका कोई और अर्थ मिल जाए तो मुझे बताइएगा। लेकिन वो सपना भी बहुत सार्थक था। उसने भी मुझे एक दिशा दी और कई कुछ सोचने के लिए विवश किया। उसका मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि क्या है, वो भी आपसे साझा करता हूं। पहाड़ों की तरफ निरंतर रुख करना और उधर की जो हालात हैं उसको समझने का बार बार मन होता रहा। तो मैंने हिमाचल की बहुत सी यात्राएं की उस दौर के अंदर। तो हिमाचल में जाना और वहां पर, लेकिन होता क्या था कि हिमाचल की आप यात्रा कीजिए तो हिमाचल के यात्रा का मतलब होता है मंदिरों की यात्रा। हर जगह मंदिर हैं, हर जगह ऐसे यानी देवी देवता या लोक देवता, या और किसी से पूछिए दर्शनीय स्थल कौन से हैं तो कहते हैं कि आप फलां के मंदिर में चले जाइए। मनाली जाएंगे तो मनु महाराज एक तरफ बैठे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ हिडिंबा दिखाई दे जाएंगे। वो सब ये हिमाचल के खास तरह की प्रकृति है। खैर, तो हुआ क्या कि मैं जब बैजनाथ की तरफ हम लोग गए तो वहां पे एक शिव मंदिर था, वहां पे बैठे। वो मंदिर मुझे बहुत जागृत मंदिर प्रतीत हुआ, क्योंकि ध्यान लगाने की जो एक कह लीजिए आदत मुझे बरसों से थी। तो जहां कहीं जाना होता है मैं और तो कुछ नहीं करता हूं, कोने में बैठ जाता हूं। बैठ करके प्रयास करता हूं कि वहां की जो हलचल है या वहां से आने वाली जो तरंगे हैं उनको अनुभव कर सकूं। बस अनुभव करने का मन होता है मेरा। तो मैं वो अनुभव कर रहा था। लेकिन वहां बैठ करके बैजनाथ के शिव मंदिर में बहुत अद्भुत अनुभव हुए और अचानक मुझे लगा कि जैसे भृकुटी स्थान में बड़ी हलचल, गहरी हलचल है और उस तरह के कुछ भीतर तक सुरंगें खुलती चली जा रही हैं। जैसे तंत्रों के अंदर देखे थे, तंत्र अगर आपने तंत्रों के चित्र देखे हो तो वहां पर चौकोर, गोलाकार और दूसरी त्रिभुजाकार, इस तरह की बहुत सारी आकृतियां बनी रहती हैं और बीच में से बीच का एक बिंदु होता है और कहा जाता है कि उस पर ध्यान लगाइए। तो उसका मतलब भी वहीं समझ में आया, क्योंकि वो जो सुरंग खुलती थी तो मैं भीतर ही अपने भीतर कहीं भीतर तक जा रहा था। तो बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। तो मुझे लगा कि ये बड़ा एक जागृत करने वाला अनुभव है। वहां से नीचे की तरफ आए तो हम भागसूनाथ रुक गए। भागसूनाथ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं भागसूनाथ पहुंचा और वहां पे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस ऊंचे पहाड़ से गिरते हुए झरना नुमा नदी वहां से होकर के बह रही थी, उसको देख रहा था। और देखते हुए अचानक वो सपना वहां पर मुझे याद आया और मैं आश्चर्यचकित हो गया, रोमांचित हो गया कि मैंने सपने में ठीक यही स्थल तो देखा था। और मैंने अपने पत्नी से कहा कि मैंने तो सपने में देखा। कहती क्या देखा था? तो मैंने उनको कहा कि सपना तो बड़ा विचित्र है, तुम शायद हंसोगी सुन करके, लेकिन देखा तो यही स्थल था। और मैंने फिर सपना अपने बच्चों को, पत्नी को सुनाया। वहां पर सपने में मैंने ये देखा था कि मैं सपने में एक सिंह के रूप में वहां पे घूम रहा हूं, शेर के रूप में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सपने में कि ऐसे सपने भी आ सकते हैं कि क्योंकि मैं जब अपने ओर देखता था तो मुझे अपने पैर दिखाई दे रहे हैं और मैं घूमता हुआ दिखा। तो मैं वहां पे जो वो पहाड़ थे जहां से वो नदी गिर रही थी उसके आसपास से घूमता हुआ थोड़ा ऊपर को निकल करके आया। ठीक जिस जगह हम बैठे हुए थे उस समय, वो शेर मेरे सपने वाला वहीं से घूमता हुआ आगे को निकला और आगे को निकल करके वो एक वहां पे मुझे यानी शेर के रूप में मुझे एक कक्ष दिखाई दिया। दीवारें नहीं थी उसकी आसपास की, स्तंभों के ऊपर था, ऊपर छत थी और बहुत बड़ा कक्ष था। उसके ठीक बीचों बीच जमीन में खोद करके हवन कुंड जो है बनाया गया था। जमीन से खोद करके एक कुंड तैयार किया गया था। उस कुंड के अंदर आग जलती हुई मैंने देखी, लेकिन अब आग तकरीबन बुझ गई थी, उसमें से धुआं निकल रहा था अभी।
आसपास थोड़ी सामग्री और कुछ लकड़ियां पड़ी थी और चीजें, तो मैं वहां पे कोई नहीं था उस हॉल के अंदर, वो हॉल नुमा जगह, हॉल तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दीवारें नहीं थी। तो मैं घूमता हुआ उस यज्ञ वेदी के आसपास से घूमता हुआ इधर को आया। तो जैसे ही मैं आकर के ठीक उस जगह के आसपास आया जहां पे हम उस समय बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि कोई एक बड़ी भव्य आकृति और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जो है वहां से होकर के गुजरता हुआ निकट से निकल गया। थोड़ा सांवला लेकिन हृष्ट पुष्ट बहुत, और कोई ऐसे हथियार नहीं उसने उठा रखे थे, लेकिन बालों को इकट्ठा करके ऐसे सिर के ऊपर बांधा हुआ था। तो क्योंकि मन के अंदर इस तरह की आकृतियां देख करके हमारे मन में बिंब तो जो उठता है, तो बिंब शायद मेरे मन में भी घर कर गया। तो मुझे मेरे मन ने कहा कि ये शिव है। तो अब ये बात अब बड़ी विचित्र लगी, लेकिन मैंने वो जो भव्य आकृति देखी और अद्भुत थी, वो तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो मेरे निकट से आकर के निकल गए। कोई भय नहीं, मैं सिंह था, इसके बावजूद उनको कोई भय नहीं। तो मैं बड़ा हैरान था, मन ही मन मुझे हैरानी थी कि वहां पर वो तो क्या, कोई और भी व्यक्ति मुझसे नहीं डर रहा है, और मैं आसपास घूम रहा हूं। और फिर आगे चल करके मुझे कुछ और लोग दिखाई दिए, और मैं उस यज्ञ वेदी वाली जगह से होकर के जब थोड़ा नीचे की ओर उतरा, तो मैंने देखा कि वहां कुछ स्नानागार नुमा को थोड़ी जगह कहीं पे ओट कपड़े से टांग करके ओट बनाई हुई है, और झरने से गिरते हुए पानी की एक शाखा वहां से होकर के गुजर रही है। तो लोग उसमें नहा रहे हैं, एक तरफ कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं, तो वो नहाते जा रहे हैं और अपने काम पे निकलते जा रहे हैं। तो लेकिन किसी को मुझसे कोई भय नहीं अनुभव हुआ, और किसी तरह का कुछ नहीं। तो ये सपना अचानक मैंने जो कभी देखा था, अब कब देखा था अब ये तो मुझे तब भी याद नहीं आया, लेकिन वो एकदम कौंध गया। इस तरह के सपने आपके मन में जड़ें जमा लेते हैं और कई दफा जब तब याद भी आते रहते हैं। तो मैंने कहा कि ये मैंने देखा है, लेकिन मुझे यहाँ यज्ञ की वेदी तो कोई दिखाई नहीं दे रही। तो पत्नी कहा कि आओ देखते हैं। हम लोग उठ करके थोड़ा पीछे की तरफ आए। एक तरफ एक मंदिर था, थोड़ा ऊंचाई पहाड़ के ऊपर, थोड़ा सीढ़ियां नुमा जगह के ऊपर चढ़ते हुए ऐसे पहाड़ होते हैं, तो वहां पे एक मंदिर था। दूसरी तरफ कुछ घर से हमें दिखाई दे रहे थे, या ऐसे ही कुछ बंद सी चीजें पड़ी थी। तो समझ नहीं आया, यहाँ तो कोई यज्ञ वेदी दिखाई। तो वहां से अचानक पुजारी गुजरा मंदिर से निकलते हुए, तो मैंने उसको अचानक रोका कि नमस्कार किया। मैंने कहा कि क्या यहाँ पर आसपास कोई यज्ञ वेदी भी है? उसने कहा कि हाँ है, वो बरसों से बंद पड़ी है, तो वहां अब कोई ऐसे आता जाता नहीं है। तो अगर आप ये जो इस दूसरी तरफ कमरे से बने हुए हैं, उसके अंदर एक कमरा है, उसको वैसे ही बंद किया हुआ है, उसको हमने लॉक नहीं किया है। उसको आप थोड़ा सा कीजिए, खटखटाइए, आप अंदर चले जाइए। अंदर जाएंगे तो वो यज्ञ वेदी आपको वहां पे दिखाई दे जाएगी। अब वो बहुत पुरानी हालत में है, वहां पे अब कोई आयोजन भी नहीं होते, वो बता रहा था। और हम वाकई वहां से गुजरते हुए मेरा पूरा परिवार हम लोग गए, और ठीक वैसी ही यज्ञ वेदी मैंने वहां पर देखी। और अब दीवारें बन गई थी उसकी आसपास, उन दीवारों के ऊपर किसी डोनर की तस्वीर भी मैंने देखी जो अब बेरंग हो चुकी थी, और अब कुछ उसको कहना कठिन था कि वो किस व्यक्ति की है। लेकिन उधर से झांकते हुए, दूसरी तरफ झांकते हुए नीचे को देखा कि शायद कुछ स्नानागार नजर आ जाए, लेकिन वैसा कुछ खास दिखाई नहीं दिया मुझे। सब कुछ बदल चुका था। लेकिन यज्ञ वेदी को देख करके तो मैं रोमांचित हो उठा, और हैरानी ये हुई कि क्या सपनों में देखी गई जगहों का वास्तविक जगहों से कोई संबंध होता है या नहीं। क्योंकि भागसूनाथ तो मैं पहली दफा ही गया था, तो जीवन में इससे पहले तो कभी जाना नहीं हुआ था। तो लेकिन इससे जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बात यह है कि ये संभवतः मेरी भारत के मूल व्यक्तित्व को खोजने की जो मेरी अंतर यात्रा है, ये उसी का एक अंग बन करके ये सपना भी कभी प्रकट हुआ, जो मुझे शैव परंपराओं की ओर, तंत्रों की ओर ले गया, और फिर मैं पतंजलि के योग सूत्र की पुनर्व्याख्या करने की ओर आया। तो वो तमाम चीजें जिनका संबंध मेरे प्रिय शहर जालंधर से है, और वहां से आरंभ हुई अंतर यात्राओं से है, और वहां से की गई दूसरी हिमाचल की यात्राओं से है। तो वो चीजें न कभी मैं भूल सकता हूं, और न उनके अर्थ को आज भी ठीक से खंगाल और समझ सकता हूं। लेकिन इतना समझ में आता है कि सब चीजें आपस में गुंथ मिलकर के मुझे कोई रास्ता तो दिखाई रही हैं, और कोई एक दिशा इन तमाम चीजों ने मिलकर तय की है। और उस दिशा को खोजने का सारा जो दारोमदार है, वो मेरा कोई सजग प्रयास तो कतई नहीं है। ये तमाम चीजें उसके पीछे खड़ी हैं और मुझे तेजी से उस ओर ले जा रही हैं। धन्यवाद।